का निर्णय लिया जाता है। तो प्रांतीय चुनाव 1937 में होता है। इसमें कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और अन्य पार्टियां भी भाग लेती हैं। तो कांग्रेस ने 11 प्रांतों में चुनाव होता है। तो 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त करते हैं, यानी सरकार बनाने के लिए जितनी आवश्यकता होती है सदस्यों की, उतने सदस्य जीत कराते हैं, पूर्ण बहुमत प्राप्त करती है कांग्रेस। कितने प्रांतों में? 5 प्रांतों में। बंबई, असम, उत्तर पश्चिमी प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है। बंबई में बहुमत से थोड़ा सा नीचे रह जाती है, लेकिन बंबई में भी कांग्रेस की सरकार बनती है। तो 5 प्रांत में तो पूर्ण बहुमत, और बंबई में भी कांग्रेस बना लेती है, और 2 असम और उत्तर पश्चिमी प्रांत में सहयोगियों के साथ सरकार बनाती है। इस प्रकार कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। 5 प्रांत अपने बल पे, यानी अपने पूर्ण बहुमत से बनाती है। बंबई में कुछ पीछे रहती है, लेकिन कहीं से और सदस्य आ जाते हैं। बंबई में भी कांग्रेस की सरकार बनती है, और असम और उत्तर पश्चिमी प्रांत में सहयोगियों के साथ। इस प्रकार कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी की मिलीजुली सरकार, संयुक्त सरकार बनती है। बंगाल में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनती है। और एक सिंध प्रांत होता है। तो सिंध प्रांत में वहाँ के लोकल नेता रहते हैं जो सरकार बनाते हैं। तो 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार और 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। इसी दौरान क्या होता है, घटना घटती है कि द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो जाता है सितंबर 1939 में, जिसमें भारत में वायसराय रहते हैं उस समय लॉर्ड लिनलिथगो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। इन्होंने भारतीयों से बिना सलाह मशवरा किए बिना भारत को युद्ध में सम्मिलित कर लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लेते हैं, जिससे कांग्रेस के सदस्य और कांग्रेस बहुत नाराज हो जाते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग करें। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी का जितने प्रांतों में सरकार रहती है, यानी 8 प्रांतों में, इन्होंने अपने 28 माह पुरानी सरकार को छोड़ देते हैं, और कांग्रेस सामूहिक रूप से सभी मंत्रिमंडलों से, 28 प्रांतों के मंत्रिमंडल से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी सरकार से बाहर चली जाती है और 8 प्रांतों से अपनी सरकार गिरा लेती है। उसके बाद 1938 में सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा, कांग्रेस पार्टी का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होता है। इसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। एक साल बाद फिर अगले साल 1939 में त्रिपुरा होता है। तो ये घटना त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होता है, और गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया होते हैं, जिनको हराकर सुभाष चंद्र बोस पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हो जाते हैं, जिससे गांधी जी नाराज होते हैं। उन्होंने कहा कि सीतारामैया की हार मेरी हार है, और वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो इससे देखते हैं कि गांधी जी नाराज है और गांधी जी तटस्थ बना रहना चाहते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने पुनः अपना जो अध्यक्ष पद में निर्वाचित होते हैं त्याग पत्र दे देते हैं, और अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, और फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। कांग्रेस पद से इस्तीफा देने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। अच्छा, जब ये दूसरी बार त्रिपुरा संकट के दौरान जब कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं, तो पुनः कौन अध्यक्ष बनता है कांग्रेस का? राजेंद्र प्रसाद, यानी सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनता है? राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1942 को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आता है। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहयोग करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है 8 अगस्त 1940, जिसमें कि कुछ शर्त रखी जाती है कि आप हमारा सहयोग कीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में। उसके बाद विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को सहूलियत दी जाएगी, यहाँ एक सरकार की स्थापना की जाएगी, भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लोग इससे सहमत नहीं होते हैं, और उन्होंने व्यक्तिगत इसके विरुद्ध में गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने का निर्णय लेते हैं। तो 7 अक्टूबर 1940 से गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ होता है। और कहां से? तो महाराष्ट्र में एक आश्रम है, पवनार आश्रम, वहां से प्रारंभ होता है। और इस सत्याग्रह में, व्यक्तिगत सत्याग्रह में, पहला सत्याग्रही विनोबा भावे बनते हैं। पहला सत्याग्रही कौन? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। इस तरह से व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से चालू होता है। और किसके विरुद्ध में? अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध में। अगस्त प्रस्ताव में यह था कि अंग्रेज कहते कि आप हमारी सहायता कीजिए, मैं युद्ध के पश्चात आपकी मदद करूंगा। तो इसमें सहयोग नहीं करते हैं गांधी जी, और अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू करते हैं। उसके बाद ब्रिटेन में चर्चिल के नेतृत्व में सरकार बन जाती है।
और उन्होंने एक प्रस्ताव भेजता है क्रिप्स के द्वारा, क्रिप्स के नेतृत्व में, स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक प्रस्ताव भेजा जाता है जिसे कहा जाता है क्रिप्स प्रस्ताव, और इस आयोग को क्रिप्स आयोग कहा जाता है। ये एकल होते हैं, इसमें एक ही व्यक्ति होते हैं, कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये कब आते हैं भारत? 23 मार्च 1942 को भारत आते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसे क्रिप्स प्रस्ताव कहा गया है। इसमें एक ही सदस्य होते हैं, क्रिप्स। इन्होंने आकर भारत में वही जो अगस्त प्रस्ताव में रखा गया था, यहाँ और बात रखते हैं कि आप युद्ध में मदद कीजिए, युद्ध के बाद भारत को डोमिनेट स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, यहाँ सरकार उत्तरदायी सरकार बनाई जाएगी, संविधान बनाया जाएगा। लेकिन गांधी जी द्वारा इस प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी कहते हैं इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक, यानी उत्तर तिथिया चेक। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा कि ऐसा बैंक है जो शीघ्र ही डूबने वाला है, और इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया जाता है, क्रिप्स प्रस्ताव नहीं माना जाता है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निर्णय लिया जाता है, लेकिन कांग्रेस के कुछ सदस्य इससे सहमत नहीं होते हैं। इनका मत है कि ये आंदोलन एक आग से खेलने जैसा होगा। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि अगर कांग्रेस सहयोग नहीं करेगी तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन तैयार कर दूंगा। उसके बाद एक बैठक होती है 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की, और सहमति दे दी जाती है भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के लिए 8 अगस्त 1942 को। लेकिन शीघ्र अगले दिन 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर, अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर गांधी जी और प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर दिया जाता है। गांधी जी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू को पुणे के आगा खां पैलेस में गिरफ्तार करके रखा जाता है। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 चालू होता है। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में बैठक होती है। कांग्रेस इसको अनुमोदित करती है कि नहीं चलाया जाएगा। 8 अगस्त के बाद 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गांधी जी को और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर दिया जाता है। राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में रखा जाता है। जेपी जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा जाता है, लेकिन ये शीघ्र ही वहां से पुलिस को चकमा देकर भाग निकलते हैं जेल से। गांधी जी का जेल में तबियत खराब होने लगती है, ये अनशन में बैठते हैं। अंततः 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन गांधी जी जब रिहा होते हैं उससे पहले ही इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और इनके सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो गई होती है। इनकी रिहाई से पहले 6 मई 1940 को रिहा होते हैं। जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था तो पूरे भारत में व्यापक रूप से एकदम फैल गया था, इसका फैलाव हो गया था, और इसी दौरान कहीं कहीं स्थानीय सरकार की भी स्थापना हो गई थी। इसे समानांतर सरकार कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली सरकार की स्थापना हुई थी, जिस समानांतर सरकार कहा जाता है। बलिया में पहली सरकार की स्थापना चित्तू पांडे के नेतृत्व में। ये बहुत कम दिन तक सरकार चली, लेकिन एक सरकार और स्थापना हुई थी सतारा में, वाईबी चौहान के नेतृत्व में। ये सबसे ज्यादा दिन तक अस्तित्व में रही। वाईबी चौहान वाली सरकार सबसे ज्यादा अस्तित्व में रही। उसके बाद ये भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त होता है और भारत में वायसराय वेबल बनकर आते हैं। वेबल अपना कुछ प्रस्ताव रखते हैं शिमला में, और शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाता है 1945 में, जिसमें कांग्रेस की तरफ से मौलाना आजाद और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना भाग लेते हैं। लेकिन अंत तक कोई समझौता नहीं हो पाता है, किसी सहमति पे दोनों लोग नहीं पहुंचते हैं। उसके बाद ब्रिटेन में एक सरकार बनती है लेबर पार्टी की, क्लीमेंट एटली उस सरकार के मुखिया होते हैं, और उन्होंने एक आयोग बनाते हैं कैबिनेट मिशन, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन? सन स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस। इन तीनों सदस्यों को मिलाकर कैबिनेट मिशन कहा जाता है, और ये भारत में आते हैं। कब? मार्च 1946 में भारत आते हैं, और इनका मकसद होता है कि भारत में एक संविधान सभा बनाई जाए और भारतीयों को सत्ता सौंपी जाए। मार्च 1947 में भारत आते हैं, और इसी के अंतर्गत भारत में भारतीय संविधान सभा की स्थापना होती है। कैबिनेट मिशन के ही अंतर्गत भारतीय संविधान सभा की स्थापना होती है। लेकिन लीग इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर देता है, और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है। 16 अगस्त
1946 को, और इसका मुख्य केंद्र रहता है कहाँ? बंगाल के मुख्य केंद्र नोआखली में दंगा होता है। इसी को कहा गया है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, नोआखली। 16 अगस्त 1946 को लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाई जाती है, उसका मुख्य केंद्र नोआखली होता है। उसके बाद कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव अनुसार 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार, भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना होती है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना होती है, जिसके मुखिया जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। और इसमें गृह सूचना मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते हैं, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह बनते हैं, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जान मथाई बनते हैं, शिक्षा एवं कला मंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बनते हैं, कार्य खान तथा ऊर्जा मंत्री CH भाभा बनते हैं, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, रेलवे एवं परिवहन आसफ अली बनते हैं, और श्रम मंत्री जगजीवन राम बनते हैं। वित्त मंत्री मुस्लिम लीग के सदस्य लियाकत अली के पास रहता है, वाणिज्य मंत्री IV चुंदरीगर के पास रहता है, और विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल बनते हैं, स्वास्थ्य मंत्री गजाफर अली खान। तो इस प्रकार अंतरिम सरकार में ये मुस्लिम लीग भी कुछ समय बाद शामिल हो जाती है और इनके सदस्य भी आते हैं, लेकिन फिर अलग हो जाते हैं। उसके बाद भारत को स्वतंत्र करने के लिए और विभाजन करने के लिए एक माउंट बेटन आते हैं, और माउंट बेटन बहुत चाहते हैं कि भारत का विभाजन न हो, लेकिन मुस्लिम लीग अड़ी रहती है भारत के विभाजन पे ही कि नहीं, हमको अलग से देश चाहिए। तो बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन ये सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन अब 3 जून 1947 को एक प्रस्ताव तैयार करते हैं, और इस प्रस्ताव को माउंट बेटन योजना या 3 जून योजना भी कहा जाता है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाता है। अब अंत सफलता न मिलने के बाद देखा जाता है कि विभाजन ही एकमात्र रास्ता है। वल्लभ भाई पटेल भी कहते हैं कि लीग चाहे या न चाहे, हम खुद ही भारत का विभाजन चाहते हैं इनको। तो 3 जून 1947 को भारत का विभाजन करने का निर्णय कर दिया जाता है, और भारत 2 भागों में बढ़ जाता है, भारत और पाकिस्तान। और भारत का स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश किया जाता है, जो 18 जुलाई 1947 को पास होता है, और इसके अंतर्गत निर्णय किया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। अंततः 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हो जाता है, और स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय कौन बनते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय तो श्री राजगोपालाचारी, ये वायसराय बनते हैं। और पहला पूछा जाए कि कौन बनता है, तो लॉर्ड माउंटबेटन, और श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय बनते हैं। और इसमें भारतीय रियासतों और देशी राजाओं को साथ मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण होता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। और लेकिन इस दौरान कुछ राज्य होते हैं कि जो भारत में विलय नहीं करना चाहते हैं, वो अलग रहना चाहते हैं। इसमें से एक जम्मू कश्मीर प्रमुख था, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ व हैदराबाद। जूनागढ़ को जन्म संग्रह के आधार पर भारत में मिला जाता है, और हैदराबाद बाद में एक कार्रवाई होती है जिसको ऑपरेशन पोलो कहा जाता है, इसके अंतर्गत भारत में मिलाया जाता है। इस प्रकार हम लोग 1915 से लेकर 1947 तक देखें, जिसे स्वतंत्र भारत का तृतीय चरण कहा जाता है या गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक हम लोग देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगेगा, और इस पे ऑब्जेक्टिव कीजिएगा। ठीक है।